माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज की जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे 12th की जो NCERT है उसका चैप्टर नंबर 1। नाउ ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कवर करना, बिकॉज काफ़ी जो है वो स्कूल गोइंग बच्चे होंगे तो उनके बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये NCERT के जो चैप्टर्स है वो आएंगे, उनके लिए यूज़फुल होगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, एंट्रेंसेस के लिए या किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर 12th की और 11th की NCERT के चैप्टर्स डिटेल में वो कवर कर ले तो एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर्म हो जाता है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई हैव डिसाइडेड कि हम शुरू करेंगे 12th क्लास की NCERT को पढ़ना, चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल में हम हर एक चीज़ को समझेंगे, राइट। तो आज की जो वीडियो है, इन दैट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 12th क्लास NCERT बुक and the name of the chapter is Variations in Psychological Attributes। ठीक है, तो ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी जो है लंबी हो जाए एज़ कम्पेयर टू जो बाकी वीडियोस होती हैं, बट ये लंबी इसीलिए होगी बिकॉज हम हर एक चीज़ को जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए जो है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। बट आई रियली होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और एक मोनोलॉग की तरह नहीं सुनना है, साथ में एक नोटबुक, एक पेन रखिए, राइट। उससे आप नोट्स लेते रहिए अपने, जो भी आपको लगता है कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ यूज़फुल है, जो याद रखने लायक हो, उस चीज़ को अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, राइट। क्योंकि लिखेंगे, लिख के समझेंगे, देन यू विल ऑलवेज रिमेंबर द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। अगर सिर्फ एक ऐसे लेक्चर की तरह इसे सुन के चले जाएंगे, फ़ोन रख देंगे अपना, तो फिर ऐसे ही कोई नॉर्मल वीडियो हो जाएगी। बट वॉट वी वॉन्ट इज़ इससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले, तो इसीलिए फटाफट कोई नोटबुक, कोई पेन ले आइए, उसमें अपना नोट्स लेना शुरू कर दीजिए। एंड ऑल्सो वन मोर अनाउंसमेंट, वो ये है कि चैप्टर वाइज हम कवर तो कर रहे हैं डिटेल में वीडियोस के थ्रू, बट यू विल ऑल्सो बी गेटिंग डिटेल्ड नोट्स ऑफ ईच चैप्टर ऑफ 12th क्लास NCERT, राइट। अभी हमने 12th क्लास से शुरू किया है, फिर हम 11th क्लास को भी कवर करेंगे, बट जैसे ये चैप्टर 1 है तो जैसे ही हम इसकी पढ़ाई वीडियो के थ्रू ख़त्म कर देंगे, देन आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द नोट्स, द डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, तो आप उससे भी गो थ्रू कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपने वीडियो के फॉर्मेट में चीज़ें समझ ली है, हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में चीज़ें समझ ली है, तो अच्छे से जो है आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। सो द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अभी देखिए, फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारे होते हैं, राइट। जैसे कि व्हाट इज द कलर ऑफ hair of a person, right? What is the hair color, what is the height of a person, the weight of a person, ये सारे क्या है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स है एक इंसान के, है ना। तो वैसे ही साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, और इस चैप्टर में हम उन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि क्या वेरिएशंस होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग लोगों के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में। सो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो से। आई होप आप लोगों ने अपना नोटबुक अब तक अपने पास रख लिया होगा, जिसमें आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा उसे लिखेंगे। एंड ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, तो अगर आपको लगे कि आपसे नहीं देखी जा रही तो बीच में पॉज करके आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, बट फिर वापस इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर मूविंग अहेड, आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। जो भी चीज़ें हैं वो आप आई होप कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Now the first thing that we need to discuss in this chapter is individual differences in human functioning। तो हम जो humans हैं, हम ह्यूमंस की जो फंक्शनिंग होती है, जो बिहेवियर होता है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या रोल होता है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। So individual differences, they refer to the distinctiveness and variations among people's characteristics and behavior patterns। तो हम जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या वेरिएशंस होती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
अगर इस चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझना होगा तो सपोज कीजिए कि मैं हूँ और कोई और पर्सन है और हम दोनों को एक सेम सिचुएशन में डाल दिया गया है और इस सिचुएशन की वो बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, राइट। और उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ उस सिचुएशन में, मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है कि ये कैसी सिचुएशन में मुझे डाल दिया गया है जो इतनी स्ट्रेसफुल है। वेयर एज जो दूसरा इंडिविजुअल है जिसको मेरे साथ उसी सेम सिचुएशन में डाला गया है, वो इंडिविजुअल बिल्कुल काम रहता है, कंपोज्ड रहता है, राइट, उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, राइट, दैट पर्सन रिमेन्स काम एंड कंपोज्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, मेरा बिहेवियर तो अग्रेसिव हो गया और किसी और इंडिविजुअल का बिहेवियर एकदम काम एंड कंपोज्ड रहा। सो देयर वाज अ डिफरेंस इन द बिहेवियर पैटर्न्स, इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज नोन एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम दोनों दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, इसीलिए हम दोनों में ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो ये पार्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। अब एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि देखो कई जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, है ना, some psychologists they believe that our behaviors are influenced by our personal traits, कि जो हमारे बिहेवियर हैं, जैसा भी हम बिहेव करें, चाहे अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं, चाहे काम एंड कंपोज्ड मैनर में बिहेव करें, जैसा भी हम बिहेव करते हैं वो सारे बिहेवियर्स हमारे पर्सनल ट्रेट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। कि एक इंडिविजुअल का पर्सनल ट्रेट होता है कि वो हर सिचुएशन में ऐसा ही बिहेव करता है, राइट। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट का तो ये मानना है कि हमारे बिहेवियर हमारे पर्सनल ट्रेट्स की वजह से होते हैं। बट देन देर आर सम साइकोलॉजिस्ट हु होल्ड द व्यू ऑफ सिचुएशनिज्म। अब ये सिचुएशनिज्म क्या है, ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। Situationism states that situations and circumstances in which one is placed influences one's behavior। तो जहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट्स ये सोच रहे थे कि एक इंसान का जो पर्सनल ट्रेट है वो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वहीं पे कुछ साइकोलॉजिस्ट एकदम एक ऑपोजिट व्यू लेके चलते हैं जो कि है सिचुएशनिज्म का, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, अगर हम उन सिचुएशंस उन सर्कमस्टांसेस में किसी को प्लेस कर दें, किसी इंडिविजुअल को डाल दें उस सिचुएशन में, तो उनका बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब इसको भी ज़रा हम एक छोटे से बड़े क्विक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हो सकता है कि पर्सन ए, ठीक है, कोई एक है पर्सन ए, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, राइट। उस पर्सन का जो नेचर है वो बड़ा अग्रेसिव है, छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा रूडली सबसे बात करता है। बट अगर हम उस पर्सन ए को एक ऐसी सिचुएशन में डाले जिसमें उसको अपने बॉस से बात करनी है, ठीक है, उस पर्सन ए का कोई बॉस है, कोई हायर अथॉरिटी है, उससे उस पर्सन ए को इंटरैक्ट करना है या बात करनी है। सो व्हाट इज़ दिस, ये एक ऐसी सिचुएशन में हमने उस इंसान को डाल दिया जहाँ पे वो अपना जो अग्रेसिव बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। द पर्सन विल ट्राई टू बिहेव इन अ वेरी सबमिसिव मैनर, इन अ वेरी नॉन अग्रेसिव मैनर, इन अ वेरी पोलाइट मैनर, ठीक है। एकदम से तो बिहेवियर में चेंज नहीं आ जाएगा कि वो बिल्कुल ही पोलाइट हो जाए, बट द पर्सन विल ट्राई हिज बेस्ट टू कंट्रोल हिज एंगर एंड अग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिचुएशनिज्म, कि हमने उस इंसान को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि उसके बॉस के आगे उसको खड़ा कर दिया या एक हायर अथॉरिटी के आगे हमने उसे बात करने के लिए बोल दिया, तो उससे क्या हुआ, उसका जो अग्रेसिव बिहेवियर था वो इन्फ्लुएंस हुआ और वो थोड़ा बहुत सबमिसिव बिहेव करने लगा। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट जिस्ट जो आपको देना था, एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, कि कैसे जो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं उनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि कुछ वेरिएशंस, कुछ डिफरेंसेस हमारे बिहेवियर पैटर्न्स में, हमारे बिहेवियर्स में, हमारे बिहेविंग स्टाइल्स में, राइट। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट एक व्यू पॉइंट रखते हैं कि हमारे बिहेवियर्स हमारे पर्सनल ट्रेट का रिजल्ट होते हैं, और कुछ साइकोलॉजिस्ट ये व्यू पॉइंट रखते हैं कि हमारे बिहेवियर्स सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं और सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाते हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया है। आई होप आप लोग इसे एक मोनोलॉग की तरह नहीं सुन रहे हैं, नोट्स अपने साथ साथ बनाते जा रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब ये पूरा चैप्टर ही साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है हम इनको असेस कैसे कर सकते हैं, इनको मेजर कैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है भाई उनको तो मेजर किया जा सकता है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है वो तो, कि किसी इंसान की हाइट कितनी है, ठीक है, हाइट को नापना है तो चलिए उसके लिए भी मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वेट के लिए वेइंग मशीन आती है। बट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे मेजर करते हैं, कैसे असेस करते हैं। सो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स क्या होते हैं, है ना। सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स to evaluate the abilities, behaviors and personal qualities of individuals। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक इंडिविजुअल की क्या एबिलिटीज़ है, एक इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है और एक इंडिविजुअल की क्या पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के अंडर काउंट होती है। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, वो एक सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर यूज़ करता है। सिस्टमैटिक मतलब ऐसे ही रैंडमली टेस्टिंग प्रोसीजर नहीं है, एक सिस्टम है, कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स है कि पहले ये चीज़ होगी देन फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस। सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर है जो वेरियस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे कि एबिलिटीज़, बिहेवियर्स एंड पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल को मेजर करता है, इवैल्यूएट करता है। अब ये जो हमारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट। देखो, अगर हम फॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें तो फॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होती है, वो एक स्टैंडर्ड फॉलो करती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, तो हमारी जो फॉर्मल असेसमेंट होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, उसका एक पर्टिकुलर एम होता है कि उसको क्या मेजर करना है, राइट। वो स्टैंडर्डाइज्ड होगी, जो मेजर करना चाहती है वही मेजर करेगी और एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर फॉलो करेगी। वेयर एज जो हमारी इनफॉर्मल असेसमेंट होती है वो केस टू केस वेरी करती है एंड इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन असेसर टू अनदर असेसर। यानी कि इनफॉर्मल असेसमेंट ओपन है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से। अब सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस क्या होता है कि जैसे मुझे किसी ने बोला कि आपको बताना है कि वो इंसान कितना केपेबल है इस रॉक को उठाने के लिए, तो हो सकता है मैं बोलूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन जाए कि वो इंसान केपेबल है उस रॉक को उठाने के लिए, लेकिन वही चीज़, वही क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि आप बताइए वो इंसान कितना केपेबल है उस रॉक को उठाने के लिए, तो आप बोल दो कि देखो मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वो इंसान केपेबल नहीं है रॉक को उठाने के लिए, उसमें इतना शायद फिजिकल कैलिबर नहीं है। तो ये क्या होता है, ये एक इनफॉर्मल असेसमेंट है। इसमें ना तो हम कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, राइट, ना ही कोई हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें, ना ही कोई स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का जिसके अगेंस्ट हम मेजर कर रहे हैं। रादर ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से ओपन है। मेरी जो थिंकिंग है मैं वो बोलूँगी, आपकी जो थिंकिंग है आप वो बोलेंगे, राइट। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स, है ना, फॉर्मल असेसमेंट और इनफॉर्मल असेसमेंट। अब जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जितने भी मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर ट्रेन्ड इन मेकिंग फॉर्मल असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। उनको जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजरमेंट करने की ट्रेनिंग दी जाती है वो फॉर्मल असेसमेंट की ही ट्रेनिंग दी जाती है। दे डू नॉट मेक इनफॉर्मल असेसमेंट्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जब हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स जो है उस चीज़ को भी हमने समझ लिया है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, है ना। मैंने पहले ही बोला था ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो आप अपना प्लीज़ पेशेंस मेंटेन करके चलिए, समझते चलिए चीज़ों को, राइट। वी विल बी लिंकिंग वन थिंग विद अनदर थिंग एंड लाइक दिस ओनली वी विल बी एबल टू डेवलप आवर इंटरेस्ट इन दिस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, कि जो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके क्या क्या डोमेन्स हैं। तो सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि जो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अभी देखिए
वेरियस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, हमारे पास बहुत सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, दे आर मल्टी डायमेंशनल। अभी इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कोई इंसान है, आपको उसको कंप्लीटली असेस करना है, उसके सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेस करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? यू विल नीड टू असेस देयर फंक्शनिंग इन वेरियस डोमेन्स। ऐसा तो नहीं हो सकता कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट मेजर करने के लिए आप वो इंसान स्टडीज़ में कैसा परफॉर्म करता है सिर्फ उसी को मेजर करके अपना रिपोर्ट दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, राइट? यू हैव टू मेजर इन एवरी डोमेन, इन एवरी एरिया, दैट हाउ द पर्सन इज देयर इन academics, how the person is there in extracurricular activities, in case of the relationships, in case of other areas, ठीक है, जो भी अलग अलग एरियाज हैं उन सबको मेजर करना पड़ेगा। दैट इज वाई जो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और मल्टी डायमेंशनल होते हैं। नाउ दीज एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट, हम जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके इंटरेस्ट के कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें वो असेस करते हैं, मेजर करते हैं। तो आपके एकदम स्क्रीन के सामने है, देयर आर 5, ठीक है। व्हाट आर दीज? इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट क्या है एक इंसान का, personality and values. These are the 5 psychological attributes that are of interest to psychologists, ठीक है। अब ये हमने 5 थोड़ा सुपरफिशियली तो डिस्कस कर ही लिया है, इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी है, वैल्यूज़ है, बट इनको ज़रा डिटेल में भी समझेंगे कि इनका क्या मतलब होता है ना। तो सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस। सिर्फ इंटेलिजेंस पे ध्यान दीजिएगा, अभी नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटेलिजेंस रेफर्स टू द ग्लोबल कैपेसिटी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, think rationally and use the available resources effectively when faced with challenges। तो देखिए, हम जो ले पर्सन्स हैं, अगर आप किसी ले इंसान को बोलो कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, तो मोस्टली पीपल विल थिंक कि जो क्लास के टॉपर होते हैं या फिर जो बिल्कुल फुल मार्क्स लेके आते हैं, दोज पीपल आर इंटेलिजेंट पीपल। बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज कि एक ग्लोबल कैपेसिटी हो एक इंसान के अंदर वर्ल्ड को समझने की, ठीक है, जिस एरिया में वो इंसान रहता है उस चीज़, उस एरिया को, उस वर्ल्ड को समझने की, एक रैशनल थिंकिंग रखने की। रैशनल मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग, है ना, प्रैक्टिकल थिंकिंग जिसे हम बोलते हैं, एक रैशनल थिंकिंग रखने की, और जो भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं उसे इफेक्टिवली यूज करें जब भी उनके सामने कोई चैलेंज आए। दिस इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज इंटेलिजेंस एक्चुअली, राइट। सो मेक श्योर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें और याद रखें। समझ लेंगे एक बारी तो याद अपने आप रह जाएगा, राइट। रोट लर्निंग का यहाँ पे कोई स्कोप है नहीं। इस डेफिनेशन को आप 10 बार बोल के ऐसे रट्टा लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अगले दिन भूल जाएंगे। समझ के याद करेंगे इस चीज़ को कि भाई कोई रैशनली थिंक कर रहा है, यानी कि प्रैक्टिकली थिंक कर रहा है, जो भी रिसोर्सेज उस इंसान के पास अवेलेबल है उसको इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है जब भी उसके सामने कोई चैलेंज आता है, जो उसके अराउंड का इन्वायरमेंट है, जो वर्ल्ड है, उसको अच्छे से वो इंसान समझ रहा है, तो उस ग्लोबल कैपेसिटी को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, राइट। ऐसे समझ के याद करेंगे तो हर डेफिनेशन अपने आप याद रहेगी। नाउ द सेकेंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट इज एप्टीट्यूड। अभी एप्टीट्यूड क्या होता है? It refers to an individual's underlying potential for acquiring skills। अब देखो, अलग अलग स्किल्स होती है ना, किसी का स्किल होता है जैसे कि डांस करना या पेंट करना, या फिर डिफ़िकल्ट जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सिंगिंग करना, बहुत सारे स्किल्स होते हैं, देयर आर एंडलेस स्किल्स, राइट। तो एक इंडिविजुअल का क्या अंडरलाइन पोटेंशियल है किसी भी स्किल को एक्वायर करने का, उस चीज़ को हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। एंड व्हाट इज इट यूज टू डू? एप्टीट्यूड इज यूज टू प्रिडिक्ट what an individual will be able to do if given a proper environment and training। ठीक है, तो एप्टीट्यूड के बहुत सारे टेस्ट्स आते हैं, यूजुअली बच्चों को स्कूल में भी एडमिनिस्टर कराया जाता है इन अराउंड 9th और 10th क्लास, ये एप्टीट्यूड के टेस्ट, राइट। उससे क्या पता लगता है? उससे ये पता लगता है कि एक इंडिविजुअल में कौन सी स्किल एक्वायर करने का पोटेंशियल है
और उस स्किल को एक्वायर करने के लिए अगर उस इंडिविजुअल को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, तो क्या वो इंसान उस स्किल को एक्वायर कर पाएगा या नहीं. दैट इज व्हाट इज नोन एज एप्टीट्यूड. और अगर हमें हमारा एप्टीट्यूड पता हो, हमें पता हो कि कौन सी स्किल को एक्वायर करने का हमारे अंदर पोटेंशियल है, तो फिर इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि फिर हम उसी इन्वायरमेंट में, उसी वे में ट्रेन करेंगे अपने आप को, तो हम उस स्किल को एक्वायर कर लेंगे, राइट. अगर हमारे पास एक इन्वायरमेंट हो, ट्रेनिंग भी दी जा रही हो किसी स्किल को एक्वायर करने की, बट उस स्किल को एक्वायर करने का पोटेंशियल हमारे अंदर है ही नहीं, देन इट विल ऑल गो इन वेन. दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वंस एप्टीट्यूड थ्रू दीज एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है, अब थर्ड वाले पे चलते हैं. थर्ड वाला है इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट इज अ वेरी कॉमन टर्म दैट वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ्स, है ना. हम बोलते हैं कि क्या आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्या आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है. सो व्हाट डज इट रेफर टू? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स. ठीक है, कि एक इंडिविजुअल की क्या प्रेफरेंस है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ में एंगेज करना अपने आप को ज़्यादा पसंद करता है एज कम्पेयर टू सम अदर एक्टिविटीज़ जिसमें उसे इतना मज़ा नहीं आता. सो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मेरा इंटरेस्ट हो बुक्स रीड करने में, और बट मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा ना हो मूवीज़ देखने में. सो व्हाट इट विल मीन कि आई प्रेफर बुक्स मोर दैन वॉचिंग मूवीज़, और हो सकता है किसी और को मूवीज़ ज़्यादा पसंद हो rather दैन रीडिंग बुक्स. So this is what is known as interest. एक इंडिविजुअल की preference for certain activities over some other activities. Then the next attribute of interest is personality. Now what is personality? It refers to relatively permanent enduring characteristics of a person that make them distinct from others. तो देखिए, हम सबकी एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है ना. जब हम बोलते हैं किसी को कि इस इंसान की तो पर्सनालिटी ही ऐसी है, ये इंसान बहुत हेल्पिंग नेचर का है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है. सो व्हाट डू वी मीन? दिस मीन्स कि उस इंसान के अंदर कुछ ऐसे परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना आ जाए, बट वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं ज़रूर डिस्प्ले होंगे, है ना. और वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो उस इंसान को दूसरे इंसानों से, दूसरे इंडिविजुअल से डिस्टिंक्ट बनाता है, डिफरेंट बनाता है. एंड दैट इज़ वाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट, बिकॉज हम सब में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं हाई अमाउंट में. देखो, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो सब में होते हैं, ऑल ऑफ अस आर ऑफ हेल्पिंग नेचर, बट कुछ लोगों में वो हेल्पिंग नेचर शायद कुछ ज़्यादा होगा, कुछ में शायद कम होगा, राइट. सो एवरीवन has different characteristics in high amounts, and वो जो high amount of characteristics होते हैं जो relatively permanent बन जाते हैं with time, उसको हम बोलते हैं personality. और personality की वजह से ही हम एक दूसरे से अलग हैं, different हैं, और individual differences exist करते हैं, है ना. तो अब हम आ जाते हैं फिफ्थ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट पे, जो कि है वैल्यूज़. अब वैल्यूज़ क्या होते हैं? These are the enduring beliefs about an ideal model of behavior. तो देखिए, हम सबके मन में कहीं ना कहीं एक आइडियल मोड होता है बिहेव करने का, है ना. हम सबको पता होता है, कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये एक मोड है लाइब्रेरी में बिहेव करने का, या फिर ये एक तरीका होना चाहिए एल्डर्स से बात करने का. सो वी ऑल हैव सर्टेन आइडियल मोड्स ऑफ बिहेवियर इन आवर माइंड, और वो चीज़ हमारे अंदर बहुत डीप रूटेड है कि अगर किसी ने ऐसे आइडियल बिहेवियर नहीं किया तो मेरे अकॉर्डिंग वो इंसान शायद इतना अच्छा नहीं है. सो व्हाट आर दीज? दीज आर नोन एज वैल्यूज. ठीक है, अ पर्सन हैविंग अ वैल्यू सेट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ गाइडिंग देयर एक्शंस इन लाइफ एंड ऑल्सो फॉर जजिंग अदर्स. ठीक है, हम अपने खुद के एक्शंस को गाइड करते हैं कि जब हम अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर पाए तो हमें थोड़ा गिल्ट होता है. हम उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग दूसरों को जज करने की कोशिश करते हैं कि अगर दूसरे लोग वैल्यूज़ जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग नहीं वर्क ऑन कर पा रहे हैं, दैट मीन्स उनमें कुछ तो गलत है, राइट. तो ये है हमारे 5 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट. इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी है, और वैल्यूज़ है. सो आई होप आपको ये सारे अच्छे से अब क्लियर हो गए हैं. और अब हम बढ़ेंगे आगे.
That is, now we are going to study the various assessment methods. देखिए हमने पहले की कुछ स्लाइड्स में ये पढ़ लिया था कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता क्या है, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ लिया. अब इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को कौन से असेसमेंट मेथड्स से यूज करके मेजर किया जा सकता है वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे पहला और सबसे फेमस तरीका जिससे हम इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर कर सकते हैं वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट. Now, what is a psychological test? It is an objective and standardized measure of an individual's mental and or behavioral characteristics. तो इस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन का एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव होते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं. मतलब एक सेट प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक सेट चीज़ को मेजर करते हैं. और क्या मेजर करते हैं? किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो इन चीज़ों को मेजर करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी रिसर्च के बाद डेवलप होते हैं. उनका एक डिफरेंट स्कोरिंग का तरीका होता है और वो स्कोरिंग सिर्फ प्रोफेशनल्स कर सकते हैं. नोबडी एल्स कैन डू दैट लाइक दैट ओनली, राइट. और साइकोलॉजिकल टेस्ट को एडमिनिस्टर भी सिर्फ प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं. द सेकेंड वे इज इंटरव्यू. अब इंटरव्यू तो आप सबने सुना ही होगा लाइफ में कभी ना कभी, राइट. इंटरव्यू इट इन्वॉल्व्स सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन अ 1-to-1 बेसिस. जब हम किसी इंसान से 1-on-1 पे इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, जैसे मैं आपका अगर इंटरव्यू लेने लग जाऊँ तो आई विल आस्क व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर योर हॉबीज़, राइट, व्हाई हैव यू अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर पोजिशन. या फिर अगर मैं ये पूछूँ कि व्हाट विल यू डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, टेल मी योर आंसर. सो is this? This is a process जिसमें मैं directly आपसे information सीख कर रही हूँ and this is known as interview. The third one is case study. Case study is also a very important and a very famous way of assessment. इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक इन डेप्थ स्टडी होती है ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है. इसमें सिर्फ हम एक इंडिविजुअल या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में इन डेप्थ स्टडी करते हैं. मतलब जितना डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं उतना ज़्यादा डेप्थ में स्टडी होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या फिर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल का, in terms of their psychological attributes, their psychological history in context of their psychosocial and physical environment. मतलब उनके जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखा जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है. उनकी क्या साइकोलॉजिकल हिस्ट्री रही है, मतलब कौन से वो फिजिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसा उनका साइकोसोशल मतलब आपस में जो लोग रहते हैं उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है, उन सब के टर्म्स में उनकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री को भी देखा जाता है और स्टडी किया जाता है. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज केस स्टडी, बेसिकली एन इन डेप्थ स्टडी, ठीक है. अब बाकी के कौन से असेसमेंट मेथड्स हैं? फिर आता है हमारा ऑब्जर्वेशन. अभी ऑब्जर्वेशन भी एक काफ़ी कॉमन टर्म है, हम सब ने सुना है ना. ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स to record the behavioral phenomena occurring naturally in real time. तो जो भी बिहेवियरल फिनोमिना एक रियल टाइम में हो रहा है ना, ऑब्जर्वेशन में ये तो नहीं हो सकता कि हम ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ करा रहे हैं और फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं. नो, इट इज़ समथिंग विच इज़ नेचुरल, जो कि नेचुरली हो रहा है, रियल टाइम में हो रहा है और आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, उस बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हो एक सिस्टमैटिक मेथड में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए. फॉर एग्जाम्पल, क्लास में कोई टेस्ट चल रहा है और उसी वक्त आप बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व करें. सो दैट विल बी ऑब्जर्विंग द बिहेवियर विच इज अकरिंग नेचुरली एंड इन अ रियल टाइम, राइट. And the last method of assessment that we are going to cover today is self-report. Self-report में क्या होता है? It is a method in which a person provides factual information about themselves and or opinions, beliefs, etc. that they hold. तो जैसा कि देखो नेम सजेस्ट कर रहा है सेल्फ रिपोर्ट, मतलब आप अपनी खुद की ही रिपोर्ट देते हो, अपने खुद के बारे में इंफॉर्मेशन खुद ही से देते हो. Nobody else is observing these things
ठीक है, कोई आपका इंटरव्यू भी नहीं ले रहा है. वॉट यू आर डूइंग इज अपने बारे में जो आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपके क्या ओपिनियंस हैं किसी चीज़ को लेके, क्या बिलीव्स हैं किसी चीज़ को लेके, क्या एटीट्यूड है किसी चीज़ को लेके, उन सारी चीज़ों के बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, राइट. तो ये हैं वेरियस मेथड्स ऑफ असेसमेंट. साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, केस स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, सेल्फ रिपोर्ट होता है. अब हम दूसरी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आने वाले हैं इस चैप्टर के, और वो है इंटेलिजेंस. ठीक है, इंटेलिजेंस के अराउंड काफ़ी सारी मिथ्स हैं कि जो टॉपर्स होते हैं क्लास के उन्हीं लोगों को इंटेलिजेंट बोला जा सकता है, या फिर जो कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक कर ले उन्हीं लोगों को इंटेलिजेंट बोला जा सकता है. बट आज हम इंटेलिजेंस का रियल मीनिंग समझेंगे, और इंटेलिजेंस के अराउंड साइकोलॉजी में जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उसको भी ज़रा हम समझेंगे, राइट. तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल अडेप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे लिव इन. तो कोई भी इंसान कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को कैसे अडेप्ट करना है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस. Now the psychological notion of intelligence is quite different from the commonsensical knowledge of intelligence. वही चीज़ जो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, राइट, कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज इंटेलिजेंस की ये जाती है कि जो फुल मार्क्स ले आए वो है इंटेलिजेंट. बट जो साइकोलॉजिकल नोशन है इंटेलिजेंस का वो डिफरेंट है, जिसको हम थोड़ी देर पहले कवर ही कर चुके हैं, ग्लोबल कैपेसिटी, राइट. आई होप आपको वो डेफिनेशन याद आ गई होगी, है ना. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब इंटेलिजेंस में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, राइट. चलिए नाउ कुछ अर्ली इंटेलिजेंस थ्योरिस्ट्स थे, यानी कि कुछ थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे पहले काम करना शुरू किया था. द फर्स्ट वन वॉज एल्फ्रेड बीने. ठीक है, एल्फ्रेड बीने, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट who worked on intelligence. तो एल्फ्रेड बीने कुछ मतलब एकदम फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट ही थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया था. एंड हाउ डिड ही डिफाइन इंटेलिजेंस? ही डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल. तो ये जो डिफरेंट डेफिनेशंस आएंगी अभी इंटेलिजेंस की बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट एंड थ्योरिस्ट, प्लीज़ आप इन डेफिनेशंस को याद रखिएगा, ठीक है. तो एल्फ्रेड बीने जो कुछ फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट में ही आते हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया है, वो इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? ही डिफाइंस इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ 3 एबिलिटीज. सबसे पहले एबिलिटी टू जज वेल, कि कैसा आप जज कर पा रहे हो सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस को. The second is to understand well, and third is to reason well. In these 3 terms, Alfred Binet defined intelligence. फिर जो दूसरे थियोरिस्ट थे वो थे वेचस्लर, राइट. नाम को और प्रोनाउंसिएशन को, दोनों को, ठीक है, स्पेलिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, दोनों को याद रखना है. वेचस्लर, हिज इंटेलिजेंस टेस्ट आर मोस्ट वाइडली यूज्ड. आज भी इनके जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो काफ़ी वाइडली यूज्ड हैं. एंड इन्होंने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया था? एज द ग्लोबल. तो ये वाली हमारी पहले वाले डेफिनेशन से थोड़ी थोड़ी मैच होने लगी अब, है ना. ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल कैपेसिटी, इन टोटल, राइट. सो ही डिफाइंड इंटेलिजेंस एज ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to think rationally, act purposefully and to deal effectively with their environment. तो जहाँ पे एल्फ्रेड बीने ने बोला था इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल, तो वेचस्लर ने बोला है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक ग्लोबल और एक एग्रीगेट कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की, जिसके अकॉर्डिंग वो रैशनली थिंक कर सकता है, पर्पसफुली एक्ट कर सकता है और अपने इन्वायरमेंट के साथ इफेक्टिवली डील कर सकता है. ठीक है, तो ये तो हो गई इन 2 थ्योरिस्ट की बात. अब एक और थ्योरिस्ट थे जो अर्ली इंटेलिजेंस थ्योरिस्ट में काउंट होते हैं, एंड दीज आर गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग. ये 2 थ्योरिस्ट, ठीक है, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग. दे हैव सजेस्टेड दैट एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडेप्ट्स टू द इन्वायरमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप्स इट. तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले वेचस्लर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस क्या इनेबल करती है एक इंडिविजुअल को? इनेबल करती है कि वो अपने इन्वायरमेंट से इफेक्टिवली डील करे.
तो गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए बोला कि जो ये इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिर्फ अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट ही नहीं करते, रादर वो अपने इस एनवायरनमेंट को एक्टिवली मॉडिफाई भी करते हैं, उसे शेप भी करते हैं, राइट. सो दीज आर दी अर्ली थ्योरिस्ट जिनके बारे में बात करना ज़रूरी था, अर्ली इंटेलिजेंस थ्योरिस्ट. ठीक है, अल्फ्रेड बी ने, इनका क्या था, जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल, इस एबिलिटी को बोल दिया इंटेलिजेंस. वेट्सलर कि इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली, एक ग्लोबल और एक एग्रीगेट कैपेसिटी. एंड देन वी हैड गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग कि इंडिविजुअल जो इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट तो करते ही करते हैं, बट दे ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाई दैट इन्वायरमेंट एंड शेप दैट इन्वायरमेंट. Now we will move on to the most important, very important aspect of this chapter. These are the theories of intelligence. ठीक है, अब जो हमारी various theories है intelligence की वो दो approaches पर based होती हैं. One is your psychometric approach and second is your information processing approach. ठीक है, तो intelligence theories are based on two approaches, psychometric approach and information processing approach. ये दो approaches का क्या मतलब होता है हम अभी बस next slide में वो समझने ही वाले हैं, बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस थ्योरीज आती हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस थ्योरीज आती है. सो अंडर साइकोमेट्रिक अप्रोच, यानी कि जो थ्योरीज इंटेलिजेंस की साइकोमेट्रिक अप्रोच पर बेस्ड हैं, दीज आर अल्फ्रेड बीनेस थ्योरी, चार्ल्स स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, लुइस थर्स्टोन्स थ्योरी, अर्थर जेनसन्स थ्योरी एंड जेपी गिलफर्ड्स थ्योरी. और जो थ्योरीज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पर बेस्ड हैं, दीज आर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ट्रायर्किक थ्योरी एंड पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले समझेंगे साइकोमेट्रिक अप्रोच का क्या मतलब होता है, फिर साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर ये जो 5 थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की, इनको डिटेल में समझेंगे. उसके बाद हम समझेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का क्या मतलब होता है, और इसके अंडर ये जो 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं इनको डिटेल में समझेंगे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहले साइकोमेट्रिक अप्रोच, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब हुआ साइकोमेट्रिक अप्रोच का. तो ये जो अप्रोच है साइकोमेट्रिक अप्रोच, इट कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज. ये इंटेलिजेंस को क्या कंसिडर करती है कि एक कलेक्शन ऑफ एबिलिटीज, जिस इंसान में काफ़ी सारी एबिलिटीज हों वो इंसान के अंदर इंटेलिजेंस हो जाती है, राइट. एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, ये सिर्फ एक एबिलिटी को ज़्यादा फोकस नहीं करता है, रादर एक कलेक्शन ऑफ एबिलिटीज को लेके चलता है, राइट. साइकोमेट्रिक अप्रोच एक्सप्रेसेस एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज. तो कुछ सिंगल इंडेक्स होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज का, उनके बेसिस पर ही ये एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस कर देता है, जज कर देता है कि ये कुछ एबिलिटीज़ हैं, इनके बेसिस पर ही हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर कर लेंगे. ये कुछ सर्टन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ हैं, उनके बेसिस पर ही सब हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देख लेंगे. एंड द मेजर फोकस, ठीक है, जो मेजर फोकस है साइकोमेट्रिक अप्रोच का, दैट इज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस. तो ये चीज़ है आपको दिमाग में रखने वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच है उसका मेजर फोकस होता है इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर को समझने का. ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि ये जो थ्योरीज हैं विच आर बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक अप्रोच, बीनेज 1 फैक्टर थ्योरी, चार्ल्स स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी एंड सो ऑन, ये जितनी भी 5 थ्योरीज हैं, ये सारी थ्योरीज फोकस करती हैं इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पर. तो चलिए अब इन थ्योरीज को भी समझना एक एक करके शुरू कर देते हैं. द फर्स्ट वन इज बीनेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. बीने की जो इंटेलिजेंस थ्योरी है वो सबसे पहले हम समझेंगे एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस थ्योरी. नाउ थ्योरी वाज सिंपल as it arose from Alfred Binet's interest in differentiating more intelligent from less intelligent individual. तो Alfred Binet जो थे, who is also amongst the first psychologists, the first theorist who studied intelligence, है ना, उनकी definition क्या थी intelligence की वो भी हमने पढ़ी हुई है पिछले slides में. तो Alfred Binet को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं और जो कम इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है. सो ही रियली वांटेड टू डिफरेंशिएट
between the more intelligent individuals and the less intelligent individuals. तो इस differentiation के चक्कर में उन्होंने एक थ्योरी फॉर्म की जिसे हम आज बोलते हैं Binet's one factor theory of intelligence. Now he conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. तो अल्फ्रेड बीने ने जो है अपनी थ्योरी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी. वॉट ही थॉट वॉज कि जो इंटेलिजेंस है उसमें एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ रहती है, कुछ सिमिलर सेट है एबिलिटीज़ के जो रहेंगे और वही कुछ सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ हमें हेल्प करेंगे हमारी लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. एंड ही थॉट कि यही होता है इंटेलिजेंस, कि एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ रहेंगी और वही एबिलिटीज़ हमें हेल्प करेंगी हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इसीलिए हम इनकी थ्योरी को यूनी और वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं. वाई डू वी कॉल अल्फ्रेड बीनेस थ्योरी एज यूनी और वन फैक्टर थ्योरी? बिकॉज ही थॉट एंड ही कंसेप्चुअलाइज्ड इंटेलिजेंस एज कंसिस्टिंग ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज. ठीक है, इसीलिए हम इनकी थ्योरी को यूनी और वन फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं. बट दिस थ्योरी केम टू बी डिस्प्यूटेड. बहुत सारे लोगों को इस थ्योरी से प्रॉब्लम थी, डिस्प्यूट हुए इस थ्योरी पे, एंड इट डिड नॉट इवेंचुअली बिकम वेरी फेमस. ठीक है, तो ये थी एक थ्योरी विच इज़ बेस्ड ऑन योर साइकोमेट्रिक अप्रोच. अब दूसरी थ्योरी जो बेस्ड है हमारी इसी साइकोमेट्रिक अप्रोच पर, वो है चार्ल्स स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी. तो अभी हमने पढ़ा वन फैक्टर थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड बीने, अब हम पढ़ते हैं स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी. सो दिस वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन इन द ईयर ऑफ 1927. 1927 में ये थ्योरी आई थी. एंड व्हाट डिड चार्ल्स स्पीयरमैन डू? ही एम्प्लॉयड अ स्टैटिस्टिकल मेथड. एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस. ठीक है, इस फैक्टर एनालिसिस मेथड को इन्होंने यूज किया और ये दिखाया कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है इट कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स. कौन से दो फैक्टर्स हैं? एक तो है जनरल फैक्टर जिन्हें बोला गया जी फैक्टर, एंड देन देर आर ऑल्सो सम स्पेसिफिक फैक्टर्स जिनको बोला गया एस फैक्टर. सो व्हाट डिड चार्ल्स स्पीयरमैन डू? उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया था जिसको हम बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस. ठीक है, इस फैक्टर एनालिसिस के मेथड को यूज करके उन्होंने ये शो किया और प्रूव किया कि जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं. वन इज द जनरल फैक्टर एंड अदर वन इज द स्पेसिफिक फैक्टर. ठीक है, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर. अब ये दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं? ये जो हमारा जी फैक्टर है यानी कि जनरल फैक्टर है, इट इंक्लूड्स मेंटल ऑपरेशंस विच आर प्राइमरी एंड आर कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस. देखो, कुछ मेंटल ऑपरेशंस होते हैं ना, कुछ कॉग्निटिव प्रोसीजर्स होते हैं जो हर परफॉर्मेंस को करने के लिए ज़रूरी होते हैं और कॉमन भी होते हैं. जैसे चाहे आपको कुछ भी करना हो, आपको थिंकिंग तो यूज़ करनी पड़ेगी, राइट? वेदर यू हैव टू कुक फूड, वेदर यू हैव टू गिव एन एग्जाम, स्टडी, डांस, सिंग, वट एवर यू नीड टू डू, वेदर यू हैव टू स्पीक ऑल्सो, यू हैव टू यूज़ अ कॉग्निटिव प्रोसीजर कॉल्ड थिंकिंग. तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका एक जनरल फैक्टर है ना. कुछ मेंटल ऑपरेशंस जो प्राइमरी है और कॉमन है हर एक परफॉर्मेंस के लिए. और दूसरा क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर. व्हाट डज दिस एस फैक्टर इंक्लूड? एस फैक्टर इंक्लूड सर्टेन स्पेसिफिक एबिलिटीज, कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज विच अलाउ पीपल टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, है ना. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंसान को जो भी डोमेन में वो काम करते हैं, भले ही वो सिंगिंग कर रहे हो या उनका डोमेन डांसिंग का हो या उनका डोमेन आर्किटेक्चर का हो या उनका डोमेन सर्जरी का हो, कुछ भी डोमेन हो, उस डोमेन में एक्सेल करने के लिए जो एबिलिटीज रिक्वायर्ड हैं उनको हम बोलते हैं एस फैक्टर, है ना. जैसे कि जो एक्सीलेंट सिंगर्स होते हैं, हम देखो वॉइस तो हम सबके पास है और स्पीक यानी कि बोलने के लिए वॉइस ज़रूरी है कहीं ना कहीं, वो हो जाएगा एक आपका जी फैक्टर. बट एक्सीलेंट सिंगर्स जो होते हैं वो उनके अंदर एक एस फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जो उनको अलाउ करती है अपने डोमेन में एक्सेल करने के लिए. तो ये हो गई हमारी स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी, अगेन बेस्ड ऑन योर साइकोमेट्रिक अप्रोच. उसके बाद हम आते हैं थर्स्टोन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज. ये थर्ड थ्योरी है जो साइकोमेट्रिक अप्रोच पर ही बेस्ड है ना. थर्स्टोन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये थ्योरी दी थी लुइस थर्स्टोन ने. नाउ व्हाट डज दिस थ्योरी स्टेट?
It states that intelligence consists of 7 primary abilities, each of which is relatively independent of the other. तो थर्स्टोन, ल्यूइस थर्स्टोन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी जो इंटेलिजेंस जो है उस इंटेलिजेंस के अंदर 7 यानी कि 7 प्राइमरी एबिलिटीज प्रेजेंट होती है. ठीक है, 7 प्राइमरी एबिलिटीज प्रेजेंट होती है, बेसिक एबिलिटीज. और ये जो जितनी भी 7 एबिलिटीज हैं ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं भी ये लोग इंटरकनेक्टेड नहीं है ना. व्हाट आर दीज एबिलिटीज? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहली है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन. नाउ व्हाट डज वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंक्लूड? इट इंक्लूड्स ग्रास्पिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज. है ना, जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, जो आइडियाज होते हैं उनके मीनिंग को समझना. अभी जो आप ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ या समझाना चाह रही हूँ, क्यों समझ पा रहे हो? बिकॉज यू हैव द एबिलिटी ऑफ वर्बल कॉम्प्रीहेंशन. द सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी. न्यूमेरिकल एबिलिटीज में क्या इंक्लूड होता है? स्पीड एंड एक्यूरेसी इन न्यूमेरिकल स्किल्स. ठीक है, कितना स्पीड से आप बोलते हो 2 × 2 = 4 या 2 + 2 = what. ठीक है, फिर आता है स्पेटियल रिलेशंस. स्पेटियल रिलेशंस में होता है विजुअलाइजेशन ऑफ पैटर्न्स. कोई भी पैटर्न को विजुअलाइज करने की एबिलिटी को बोलते हैं हम स्पेटियल रिलेशंस. देन द फोर्थ वन इज परसेप्चुअल स्पीड. परसेप्चुअल स्पीड इज बेसिकली द स्पीड इन परसीविंग डिटेल्स. अगर मैंने आपको कोई ड्राइंग दिखाई है तो उसमें आप कितना जल्दी किसी चीज़ डिटेल को समझ लेते हैं, वो होता है परसेप्चुअल स्पीड. कितना जल्दी आपका परसेप्शन चलता है. देन इज वर्ड फ्लुएंसी, यूजिंग द वर्ड्स फ्लुएंटली एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबली. अभी जैसे मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो वर्ड्स फ्लुएंटली निकल रहे हैं, फ्लेक्सिबली निकल रहे हैं ना. सो दैट इज द एबिलिटी ऑफ वर्ड फ्लुएंसी. द नेक्स्ट वन इज मेमोरी. मेमोरी तो आपको पता ही है, राइट? इट इज़ द एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन. जो भी चीज़ें आप अभी याद कर रहे हैं कुछ समय बाद कितना आप रिकॉल कर पाते हैं, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं मेमोरी कितना है. फिर आता है इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग इज डिराइविंग सर्टेन जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स. मतलब कुछ फैक्ट आपके सामने ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उन फैक्ट्स में से आप क्या जनरल रूल्स निकाल रहे हैं या बना रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग. सो द एबिलिटी टू मेक रूल्स आउट ऑफ सर्टेन प्रेजेंटेड फैक्ट्स. तो ये है ल्यूइस थर्स्टोन की थ्योरी, जिनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के अंदर 7 प्राइमरी एबिलिटीज होती हैं और वो 7 प्राइमरी एबिलिटीज भी हमने डिस्कस कर ली है. आफ्टर दैट वी हैव द थ्योरी ऑफ अर्थर जेनसन. अर्थर जेनसन्स हायरार्किकल मॉडल. ठीक है, अब अर्थर जेनसन का हायरार्किकल मॉडल क्या कहता है? दिस मॉडल कंसिस्ट्स ऑफ एबिलिटीज ऑपरेटिंग एट 2 लेवल्स. तो इस मॉडल में जो एबिलिटीज है इंटेलिजेंस के अंदर वो 2 लेवल्स पर ऑपरेट करती है. कौन से 2 लेवल हैं? लेवल 1 एंड लेवल 2. इन दोनों लेवल्स का क्या मतलब हुआ? अब जो हमारा लेवल 1 है दैट इज एसोसिएटिव लर्निंग. एसोसिएटिव लर्निंग में क्या होता है? in which the output is more or less similar to the input. मतलब कि जितना आप याद कर रहे हो उतना ही आपका आउटपुट भी निकल रहा है. ये यूजुअली कब होता है? रोट लर्निंग के केस में. जब हम किसी चीज़ का रट्टा मारते हैं तो क्या होता है? आपने कोई रट्टा मार के कोई चीज़ अगर याद करी है तो जितना आपने इनपुट लिया है, जितना आपने याद किया है, उतना ही आउटपुट निकलेगा और हो सकता है उससे कम ही आउटपुट निकले जब आप पेपर देने जाएं, है ना. इसीलिए क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो प्रैक्टिकल अप्रोच पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, उन क्वेश्चंस को वो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते जो रट्टा लगा के आते हैं. क्यों? बिकॉज द इनपुट एंड आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर. जितना आपने रट्टा लगाया है उतना ही आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो. वो होता है लेवल 1, एसोसिएटिव लर्निंग जिसे हम बोलते हैं. लेवल 2 क्या होता है? उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. इन दिस व्हाट हैपेंस? It involves higher order skills as they transform the input to produce an effective output. यानी कि जब आप चीज़ों को समझ के याद करते हैं, है ना. जब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, है ना. तो जब भी आप किसी चीज़ को याद करते हैं समझ के उस चीज़ को,
तो क्या आपने इनपुट तो ले लिया चलिए समझ के, बट जो आपका आउटपुट निकलेगा वो बहुत इफेक्टिव होगा नाउ, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड दैट फिनोमिना, और उस फिनोमिना को आप कहीं भी अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर अब आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, पर आपने किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रखा है, देन यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, बिकॉज नाउ योर इनपुट इज अ लिटिल लेस देन योर आउटपुट। आपका आउटपुट थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है ना। सो दिस वॉज आर्थर जेनसन्स हायरार्किकल मॉडल, जिसमें एबिलिटीज 2 लेवल्स पर ऑपरेट करती है। लेवल 1 जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लर्निंग, एंड लेवल 2 जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। अगेन दिस इज अ थ्योरी बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक अप्रोच। अब हम लास्ट थ्योरी करेंगे जो कि साइकोमेट्रिक अप्रोच पर बेस्ड है, एंड इट इज नोन एज जेपी गिलफर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट मॉडल। क्या नाम है इस थ्योरी का? जेपी गिलफर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट मॉडल। ये थ्योरी किसने दी थी? जेपी गिलफर्ड ने दी थी। कौन से ईयर में? 1988 में। नाउ इट क्लासिफाइज इंटेलिजेंस ट्रेट्स अमंग 3 डायमेंशंस। जेपी गिलफर्ड का ये जो मॉडल है, इसके अंदर इंटेलिजेंस के जो ट्रेट्स हैं उनको 3 डायमेंशंस में क्लासिफाई करा गया है। फर्स्ट डायमेंशन इज ऑपरेशंस। नाउ व्हाट आर ऑपरेशंस? ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। अब रिस्पोंडेंट कौन होता है? जैसे आप अगर किसी को भी कोई क्वेश्चनर एडमिनिस्टर करते हो, है ना, कोई आपने कोई क्वेश्चनर प्रिपेयर किया है और आप लोगों के पास जाते हो कि भाई ये क्वेश्चनर आंसर करो, तो जो लोग उस क्वेश्चनर को आंसर करते हैं, जो लोग उस क्वेश्चनर को रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके इंटरव्यू में आपको आंसर करते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट, यानी या फिर सब्जेक्ट्स। ठीक है। सो ऑपरेशंस क्या होते हैं? वो चीजें जो रिस्पोंडेंट करता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? कॉग्निशन, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी इवैल्यूएशन। तो ये कितनी चीजें हो गई? कॉग्निशन नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 चीजें इंक्लूडेड है ऑपरेशंस में। ये सारी चीजें रिस्पोंडेंट करते हैं। कॉग्निशन यानी कि सोचना, फिर मेमोरी को रिटेन करके रखना, डाइवर्जेंट कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड इवैल्यूएशन। सो दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन। सेकेंड डायमेंशन है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द नेचर ऑफ मटेरियल्स और इंफॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। अब ये जो इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस हैं जो रिस्पोंडेंट कर रहा है, ये इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस कौन से मटेरियल पर परफॉर्म किए जा रहे हैं, उस मटेरियल का क्या नेचर है, उसको हम बोलते हैं कंटेंट। द नेचर ऑफ मटेरियल या फिर द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच दीज इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड। अब कंटेंट क्या क्या चीजों में क्लासिफाई हो सकता है? इट इंक्लूड्स कि जो मटेरियल या इंफॉर्मेशन है वो विजुअली एक रिस्पोंडेंट को मिल रही है, या ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक या बिहेवियरल। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, है ना, 5। तो ऑपरेशंस कितने थे? 6 ऑपरेशंस वर देयर: कॉग्निशन, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड इवैल्यूएशन। देन देयर आर 5 कंटेंट: विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। अब तीसरा डायमेंशन क्या है? द थर्ड डायमेंशन इज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? रेफर टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। अब जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं वो किस फॉर्म में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, अपने दिमाग में बिठा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है 6 कैटेगरीज में। कौन सी कैटेगरीज हैं? यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। ठीक है। तो ये 3 डायमेंशंस हमने कवर कर ली है: ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये जो जेपी गिलफर्ड का क्लासिफिकेशन है ऑफ इंटेलिजेंस ट्रेट्स into these 3 dimensions, it includes 6 into 5 into 6 categories. अब ये 6 into 5 into 6 categories कैसे है? देखिए, शुरुआत से ही मैं आपको बोलती जा रही हूँ। ऑपरेशंस कितने थे? 6। कॉग्निशन, मेमोरी रिटेंशन एंड सो ऑन, है ना। कंटेंट कितने थे? 5। विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। एंड देन प्रोडक्ट्स कितने थे? 6 फिर से: यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन। सो व्हाट इज दिस? 6 into 5 into 6 कैटेगरीज। ठीक है। 6 ऑपरेशंस,
5 कंटेंट और 6 प्रोडक्ट। तो ये जो गिलफोर्ड का क्लासिफिकेशन है, इट इन्वॉल्व 6 इंटू 5 इंटू 6 कैटेगरीज, और अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 5 एंड 5 और फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा इंटू 6, तो निकल के आता है 180। देयरफॉर ये जो मॉडल है इसके अंदर 180 सेल्स हैं। ये पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, बट मैंने बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, राइट। नाउ ईच ऑफ दिस सेल इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर और 1 एबिलिटी। ये जो 180 सेल्स हैं इस मॉडल में, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है बाय जेपी गिलफोर्ड कि ये जो 180 सेल है इसमें से हर एक सेल में एटलीस्ट एक फैक्टर या फिर एक एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ऑपरेशंस में से, कंटेंट में से या फिर प्रोडक्ट्स में से, एटलीस्ट 1 फैक्टर और 1 एबिलिटी तो हर एक सेल में हो, और कुछ सेल्स में 1 से ज़्यादा एबिलिटीज भी हो सकती हैं, 1 से ज़्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज योर जेपी गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जो कि फिर से किस अप्रोच पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन दी साइकोमेट्रिक अप्रोच, है ना। चलिए, ईच फैक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल 3 डायमेंशंस। ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर बात हो गई है क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 6 कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को समझने से पहले एक बार फिर से छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जो हमारी अप्रोच थी जिसके ऊपर हमने अभी सारी की सारी थ्योरीज पढ़ी है, जिसे हमने बोला है साइकोमेट्रिक अप्रोच, उसके बेसिस पर हम 5 थ्योरीज पढ़ चुके हैं। अल्फ्रेड बीने की 1 फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, थर्स्टोन यानी कि लुइस थर्स्टोन की थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसमें 7 मेंटल एबिलिटीज का क्लासिफिकेशन दिया गया है, आर्थर जेनसन का हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, लेवल 1, लेवल 2, है ना। एंड लास्टली वी स्टडीड अबाउट जेपी गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जो कि जस्ट हमने अभी अभी कवर किया है। सो दीज आर द 5 इंटेलिजेंस थ्योरीज विच आर बेस्ड ऑन द साइकोमेट्रिक अप्रोच। उसके बाद हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पर। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हो गया है आज के लिए, तो वी कैन स्टॉप ओवर हियर। छोटा सा या तो आप पॉज ले सकते हैं या फिर हम इस वीडियो को अब नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, है ना, बिकॉज ये वीडियो 1 घंटे से अभी ऊपर जाने को हो रही है। आई ऑल्सो फील दैट 1 घंटा ज़्यादा रिटेंशन पावर नहीं हो पाएगा आप लोगों का। सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर। आज हम यहीं तक कवर करते हैं। कल मैं एक और वीडियो डालूंगी जो कि होगा इसका पार्ट 2। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होती है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर क्या क्या थ्योरीज आती है, और काफ़ी सारी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करनी है। तो अभी तक जितना भी कवर करा है, होप आपको समझ आया हो। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो नीचे लिख के भेजिए वॉच टिल द एंड, एंड आई विल बी रियली हैप्पी विद योर सिंसियर एफर्ट्स। और चलिए फिर अभी आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। यू कीप ऑन रिवाइजिंग व्हाट हैज़ बीन टॉट टुडे, ताकि कल जो हम शुरू करें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के साथ तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, आपको कुछ नॉलेज हो पहले की, राइट। सो टिल देन हैव अ गुड डे एंड मीट यू टुमारो इन पार्ट 2। बाय बाय।